जब कभी प्रोविडेंट फंड की बात आती है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन दौड़ने लगता है कि आखिर ये प्रोविडेंट फंड है क्या, ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है। तो वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जब पीएफ की बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की, तो एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पब्लिक के लिए होता है, सबके लिए होता है, चाहे आप एम्प्लॉय है या नहीं है। लेकिन दूसरा जो होता है ईपीएफ, ये नाम में ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ये केवल एम्प्लॉय के लिए होता है जो नौकरी करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उन दोनों के लिए ईपीएफ होता है। अब आगे पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ईपीएफ के भी 3 टाइप होते हैं, तो वो आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं ईपीएफ का सिस्टम क्या होता है, ईपीएफ होता क्या है। एक होता है एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, ये होता है नौकरी देने वाला। एक होता है नौकरी करने वाला, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जब इसके यहाँ नौकरी करता है, इसके लिए काम करता है, तो एम्प्लॉयर बदले में क्या देता है, सैलरी देता है। ये सैलरी पे करता है। तो ये एम्प्लॉय जब छोटा था, बच्चा था, तो छोटे में सब लोग ही करते हैं। ये एक गुल्लक होता है मिट्टी का, उसमें पैसे थोड़े थोड़े जमा करते हैं। और कभी मेले में घूमने गए, कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो दौड़ के घर पे आते थे, और घर पे जो गुल्लक होता था मिट्टी का, उसको पटक के फोड़ते थे। उसमें जो भी पैसे है उसको लेके जाते थे, अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेते थे। लेकिन जब ये नौकरी करने लगा तो ये उस गुल्लक को भूल गया। गुल्लक में पैसे जमा कर ही नहीं पाता था। जो सैलरी आता था बाल बच्चों में खर्च हो जाता है, राशन पानी में ख़त्म हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, पैसे कुछ बचते ही नहीं है जो गुल्लक में जमा करे। अब ये गुल्लक को भूल गया है, ये अपने बारे में नहीं सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे। जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी, पैसे आना बंद हो जाएंगे, तब घर कैसे चलेगा। ये तो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। तो सोचेगा कौन, हम आप तो सोचेंगे नहीं। तो सोचा सरकार ने। सरकार ने इनके बारे में सोचा, इनको बोला कि ठीक है, आप गुल्लक भूल गए हैं, तो मैं आपके लिए एक गुल्लक बना देता हूँ, और इस गुल्लक का नाम दे देता हूँ ईपीएफ। तो सरकार ने यहाँ पे नियम लगा दिया, और एक ये जो एम्प्लॉयर है इसको बोल दिया कि जब आप इसको सैलरी पेड करोगे तो उसमें से कुछ पैसा क्या करोगे, इस गुल्लक में जमा कर दोगे। और मान के चलो इसकी सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ। तो सरकार ने इस एम्प्लॉयर को बोला कि 10,000 पर मंथ इसकी सैलरी बनती है। और सैलरी की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ पे केवल बेसिक सैलरी, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को ही ऐड करते हैं। बाकी जो अलाउंस मिलता है उन सबको इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए इसका 10,000 बनता है। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर को क्या करना है कि जब ये पेमेंट करेगा तो इस 10,000 में से कुछ हिस्सा काट के इस गुल्लक में जमा कर देगा। तो देखिए, जब ये पे करता है तो इसको पेमेंट कितना करना है, टोटल 10,000। 10,000 में से डिडक्ट करना है कितना, 12%। 12% का पार्ट कंट्रीब्यूट करना होता है ईपीएफ में, ये कंपलसरी है। तो 12% कितना हो गया, 1,200 रुपया। 1,200 रुपया, और 1,200 रुपया लेस करने के बाद बचता है 8,800। तो एम्प्लॉयर ने कैलकुलेशन किया कि 10,000 इसकी टोटल सैलरी है, उसमें से 12% हिस्सा हो जाता है 1,200, बाकी बचता है 8,800। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयर के ऊपर रूल लग गया कि 10,000 की जो सैलरी है उसमें से 1,200 रुपया निकाल के इस गुल्लक में जमा करना है, ईपीएफ नाम के गुल्लक में जमा कर देना है। ठीक है, और बाकी जो 8,800 बचा वो एम्प्लॉय के अकाउंट में दे दीजिए, वो अपना राशन पानी चलाएगा, डेली एक्सपेंस करेगा, बाद में बचे ना बचे कोई टेंशन नहीं है,
उसके लिए आप तो जमा कर ही रहे हो। ठीक है। अब सरकार ने इस एम्प्लॉयर को एक और बात बोला। सरकार ने बोला कि आप इसकी सैलरी में से जो 12% का हिस्सा तो आप जमा कर ही रहे हो, लेकिन ये जो एम्प्लॉई है वो काम करता है आपके लिए, दिन रात मेहनत करता है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। फ़र्ज ये बनता है कि 12% जो उसके सैलरी में से डिडक्ट किए हो, तो उतना ही अमाउंट आप अपने जेब से भी कंट्रीब्यूट करो। यानी कि 1200 रुपया तो एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट हो गया, प्लस 1200 रुपया एम्प्लॉयर को अपने जेब से भी जमा करना पड़ेगा। तो ये जो 1200 जमा करना है, तो एक और गुल्लक होता है, इस गुल्लक का नाम होता है EPS, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, ये पैसा इस गुल्लक में भेजता है, 12% इस गुल्लक में भेजता है, लेकिन इस गुल्लक में जगह कम है, इसमें यहाँ पे कैप लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें एडजस्ट पूरा अमाउंट होता नहीं है, इसमें कितना एडजस्ट होता है, 8.33%। यानी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉई के भविष्य के लिए, उसमें से 8.33% EPS में रह जाता है। अब बचा कितना, 12% में से 1200 रुपये में से 833 रुपये तो इसी में रह जाता है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि ये डब्बा छोटा है। तो 3.67%, 12% में से 8.33% तो यही रह गया, बाकी का जो 3.67% होगा वो फिर इसमें से निकल के चला जाता है EPF में। तो EPF में अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 12% एम्प्लॉय का पार्ट और 3.67% एम्प्लॉयर वाला पार्ट, 3.67, तो टोटल हो जाता है 15.67% ऑफ सैलरी का 15.67% कंट्रीब्यूशन EPF में हो जाता है और 8.33 इसमें हो जाता है EPS में। EPF पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ये जो फंड होता है, ये जो गुल्लक होता है, इस गुल्लक का पैसा किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, फिर वही इंटरेस्ट इस एम्प्लॉय के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, इस गुल्लक में ऐड होता रहता है, ये पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो पैसा होता है EPS वाला, ये जितना कंट्रीब्यूट होता है उतना ही रहता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये रिटायरमेंट के पर्पज़ से होता है। जब आप रिटायर होते हो, जब ये एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उस समय रिटायरमेंट मिलेगा। रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है वो EPF अकाउंट से मिलता है, लेकिन उसके बाद जो पर मंथ का पेंशन मिलता है वो मिलता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाले गुल्लक से। अब देखिए, रिटायरमेंट तो हो गया, पेंशन भी हो गया। एक और चीज़ का ध्यान रखा है सरकार ने, यहाँ पे सरकार ने एम्प्लॉयर को एक और चीज़ बोल रखा है। और इतना ही नहीं, एक और गुल्लक बना दिया सरकार ने, उसका नाम दे दिया एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। और इस एम्प्लॉयर को बोल दिया कि आप ये जो पैसे जमा करते हो, ये जो पैसे जमा कर रहे हो, इसके अलावा आपको इस गुल्लक में भी कुछ पैसे जमा करने हैं। और वो पैसा कितना होगा, वो होगा सैलरी का 0.5%। सैलरी का 0.5% इस गुल्लक में जमा होगा। और इस गुल्लक का पर्पस क्या होगा, इस गुल्लक का मेन पर्पस होगा एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कवर करना। तो सोचिए सरकार ने क्या क्या सोचा, रिटायरमेंट पे भी देना है, मंथली पेंशन भी देना है, प्लस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस भी कवर करना है। अब इतना ही नहीं, एक चीज़ और है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। इन सबको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वो लगता है 0.5% का, 0.5% ऑफ सैलरी। ये भी एम्प्लॉयर को ही पे करना होता है, एम्प्लॉय में से नहीं करता है। तो सोचो, एम्प्लॉय के जेब से कितना निकला, मतलब निकला नहीं, सैलरी में से जो कटा केवल 12% कटा, लेकिन इसको फ़ायदा कितना मिल गया, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन मिल गया 12%। मतलब जैसे ही कंट्रीब्यूशन हुआ पैसा डबल हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग, इंटरेस्ट भी दोनों पार्ट पे मिलता है, वो अलग से मिलता है। अब प्रोविडेंट फंड के टाइप की बात करें तो एक होता है PPF। तो PPF की बात करें तो PPF
में कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख जमा कर सकते हो पर एनम। एक साल में कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख आप जमा कर सकते हो। ये 15 सालों के लिए होता है, 15 साल के बाद मैच्योर होता है। इस पे इंटरेस्ट जो मिलता है 7 से 8% के बीच में मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस पीपीएफ में आपके लिए कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। जैसे ईपीएफ में होता है कि आपका जितना कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब लोग जमा कर सकता है। इसके लिए डिडक्शन भी मिल जाता है इनकम टैक्स में। हालांकि टैक्सेबिलिटी का पार्ट इस वीडियो में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, टैक्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे ईपीएफ और पीपीएफ के टैक्सेबिलिटी के बारे में। ईपीएफ की जब बात करते हैं तो ईपीएफ होता है किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जब बात करते हैं तो एम्प्लॉय 2 टाइप का हो सकता है, मतलब नौकरी 2 टाइप का होता है ना। एक तो होता है सरकारी नौकरी, एक होता है प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी वालों के लिए जो होता है ईपीएफ, उसका नाम होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। लेकिन जब प्राइवेट वाले की बात करें, प्राइवेट एम्प्लॉय जिसकी प्राइवेट नौकरी है, तो एक गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्कीम होता है, उसके अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये चाहे तो अपना भी एक स्कीम बना सकते हैं, यानी एक प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके। इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर के पास गए। अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया तो वो हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके एक प्रोविडेंट फंड बनाता है, एक स्कीम बनाता है, और इस स्कीम को लेके जाता है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास कि सर इनकम टैक्स के पर्पस से इसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, लेकिन कमिश्नर क्या करता है? रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो ये हो जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आरपीएफ और यूआरपीएफ, तो मेजर ईपीएफ के कितने पार्ट हो गए? एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ। और कंट्रीब्यूशन जो होता है 12% कंपलसरी होता है, 12% कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी होता है। तो 12% से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 12% को एक्सीड करके कहेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो वो एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके लिए अलग से एक गुल्लक बनाया जाएगा, उसका नाम दे देंगे जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। कि आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है तो इस गुल्लक में आप जमा कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन वो एसपीएफ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से प्राइवेट एम्प्लॉई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो वैसे तो 12% का रूल है कि होता क्या है ना, एम्प्लॉई जब कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के बराबर एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है वो लायबिलिटी केवल 12% तक की होती है। 12% से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट करना है प्राइवेट एम्प्लॉई को तो वो खुद कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो आरपीएफ में नहीं जाएगा, उसके लिए अलग गुल्लक बनाया जाएगा, उसका नाम देंगे वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉयर के लिए अलग एप्लीकेबिलिटी है और एम्प्लॉय के लिए अलग एप्लीकेबिलिटी है। एम्प्लॉयर अगर आप है, एम्प्लॉयर है, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो आपको प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और मंथली कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉई को भी और आपको भी। लेकिन अगर आप एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो यहाँ पे 2 तरह के एम्प्लॉई हो सकते हैं, एक कम कमाने वाला, एक ज़्यादा कमाने वाला। तो ज़्यादा कमाने वालों के केस में क्या होता है कि उनका जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, डेली एक्सपेंस होता है, उसके अलावा उसके पास पैसा बच जाता है, वो सेविंग कर लेता है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना देख लेंगे। लेकिन जो कम कमाते हैं उसके पास पैसा बचेगा नहीं, डेली एक्सपेंस में ही पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए सरकार ने कंपलसरी कर दिया जो कम कमाते हैं उसके लिए, और कम और ज़्यादा की जो लिमिट है उस लिमिट को तय करने के लिए एक बेंच मार्क बनाया गया 15,000
पर मंथ का, कि 15,000 पर मंथ तक जिसकी सैलरी है उसके लिए कंपलसरी है, कंट्रीब्यूट करना ही करना है। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए ऑप्शनल है, वो ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक केस आता है, लेट सपोज मिस्टर एक्स कोई एम्प्लॉई है और उसने जॉब ज्वाइन किया, तब उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 है। अभी ये ABC लिमिटेड में काम कर रहा है और यहाँ से ये XYZ कंपनी में जाना चाहता है और यहाँ पे इसकी सैलरी हो जाती है 20,000। तो 20,000 वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पहले से इसका अकाउंट खुला हुआ है PF में तो इसके लिए मैंडेटरी है, ये ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है। अगर ज्वाइनिंग के टाइम पे ही 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप चाहो तो PF का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब इस गुल्लक में पैसे तो जमा है, लेकिन गुल्लक में से निकालना है। तो अगर पार्शियल बेसिस पे निकालना है तो किसी भी इमरजेंसी में आप निकाल सकते हो। जैसे इमरजेंसी किस टाइप की हो सकती है? मान के चलो घर बनाना है तो उसके लिए आप पैसे निकाल सकते हो। लोन रीपेमेंट करना है उसके लिए भी आप पैसे निकाल सकते हो। बच्चों को स्कूल फीस भरना है, बच्चों की शादी करनी है, इस तरह के कोई इमरजेंसी आती है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। 100%, 75% और 90%। 100% विड्रॉल के लिए 2 कंडीशन है, या तो आप रिटायर हो गए यानी आपकी एज 58 ईयर पार कर गई, रिटायर हो गए, या फिर आप किसी कारण बस बेरोजगार हो गए, आपकी नौकरी चली गई या आपने रिजाइन दे दिया और 2 महीने बीत चुके हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के 2 महीने के बाद। ये 2 कंडीशन है, इस केस में आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। 75% की बात करें तो किसी कारण से आपकी जॉब चली गई, बेरोजगार होने के 1 महीने बाद ही, यानी 2 महीने बीते नहीं है लेकिन 1 महीने बीत गए हैं और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप 75% विड्रॉ कर सकते हैं। 90% की बात करें तो आपकी एज 54 ईयर हो गई है, 54 से 57 के बीच में आपकी एज है। इस कंडीशन में आप 90% विड्रॉल कर सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में मिल गया। अगला एक वीडियो बनेगा जिसमें हम बात करेंगे इसके टैक्सेबिलिटी की, किस किस पोर्शन पे कितना टैक्स लगता है, कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।